चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो इरादे की मजबूती दिखाती है। जयपुर के अर्जुनलाल सेठी, जिन्हें कई लोग राजस्थान का पहला क्रांतिकारी मानते हैं। हाँ, सेठी जी। उन्हें चौमू में जिलाधीश का पद मिला था। जानते हैं उन्होंने क्या कहकर ठुकरा दिया? बताइए। कहा, अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। वाह, क्या बात है। सोचिए, ये सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं था, ये तो एक ऐलान था, एक संकल्प था। बिल्कुल, ये उस दौर की भावना को, उस जज्बे को पकड़ता है। और सेठी जी ने सिर्फ नौकरी ही नहीं छोड़ी, उन्होंने जयपुर में वर्धमान पाठशाला खोली। हाँ, और अजमेर में भी। हाँ, अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी। कहने को ये शिक्षा केंद्र थे, पर असल में ये वो जगहें थी जहां नौजवानों के दिलों में क्रांति की चिंगारी भड़काई जाती थी। मतलब एक तरह से नर्सरी थी क्रांतिकारियों की। बिल्कुल, शिक्षा को हथियार बनाने की सोच, ये अपने आप में उस वक्त बहुत क्रांतिकारी बात थी। हाँ, और ये पाठशालाएं वाकई क्रांतिकारियों की नर्सरी बन गईं। यहीं से कई युवा निकले जिन्होंने आगे चलकर बड़ा काम किया। सही। लेकिन क्रांति का रास्ता आसान नहीं था। इसमें त्याग और बलिदान की कहानियां भरी पड़ी हैं, जैसे शाहपुरा का बारहट परिवार। उफ, बारहट परिवार का जिक्र आते ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, पूरा का पूरा परिवार देश के लिए कुर्बान हो गया। केसरी सिंह बारहट, राजस्थान केसरी। हाँ, राजस्थान केसरी कहा जाता था उन्हें। कभी भी थे, क्रांतिकारी भी। 1903 में जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार जा रहे थे, अंग्रेजों का दरबार था वो। हाँ, लॉर्ड कर्जन का। हाँ, तो केसरी सिंह ने उन्हें चेतावनी रा चुंगटिया नाम से 13 सोरठे भेजे। सोरठे मतलब दोहे। लेकिन असरदार दोहे। बहुत असरदार। ऐसे दोहे थे जिनमें मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाकर महाराणा को अंग्रेजों के दरबार में जाने से रोका गया। वाओ! और कहते हैं इनका इतना असर हुआ कि महाराणा दिल्ली पहुंचकर भी दरबार में शामिल नहीं हुए। कमाल है, सिर्फ शब्दों से, कविताओं से इतना बड़ा असर। यही तो ताकत थी उनकी कलम में। और उनके भाई जोरावर सिंह बारहट, उनका क्या? वो दिल्ली में वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना में शामिल थे और फिर जिंदगी भर अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, भेस बदल के घूमते रहे। पूरी जिंदगी फरार रहे। हाँ, पूरी जिंदगी। उनकी याद में आज भी शाहपुरा में 23 दिसंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। और फिर केसरी सिंह के बेटे प्रताप सिंह बारहट। प्रताप सिंह शायद राजस्थान के सबसे कम उम्र के शहीदों में से। एग्जैक्टली। बहुत छोटी उम्र थी उनकी। हाँ। बरेली जेल में उन पर बहुत जुल्म हुए। अंग्रेज अफसर था एक, चार्ल्स क्लीवलैंड। उसने सोचा कि माँ का वास्ता देकर इस नौजवान से राजू गलवा लेंगे। अच्छा। उसने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। जानते हैं प्रताप ने क्या जवाब दिया? वो जवाब आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। प्रताप ने कहा, मेरी माँ रोती है तो रोने दो। मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। अगर मैंने दिल का भेद खोल दिया तो ये मेरी असली मौत होगी और मेरी माँ पर हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। ओह, इतनी कम उम्र में वो देश के लिए इतना बड़ा जज्बा। सोचिए। और वो जेल की यातनाएं सहते हुए शहीद हो गए। इस परिवार का बलिदान वाकई असाधारण है। पिता, चाचा, बेटा, सब ने देश के लिए जान दे दी। जी। ये कहानियां हमें बताती हैं कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, ये व्यक्तिगत स्तर पर गहरे त्याग की कहानी भी थी। बिल्कुल सही कहा। और ये त्याग सिर्फ क्रांतिकारियों तक ही सीमित नहीं था। राजस्थान में गांधी जी के विचारों का भी गहरा असर हुआ, बहुत गहरा। हाँ, कई नेताओं ने अहिंसा और समाज सुधार का रास्ता अपनाया। बिल्कुल। जैसे भोगीलाल पांड्या, उन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। हाँ, पांड्या जी डूंगरपुर के रहने वाले थे। और उन्होंने वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो आदिवासी इलाका है, वहाँ शिक्षा और हरिजन सेवा का जबरदस्त काम किया। हाँ, बहुत काम किया। वागड़ सेवा मंदिर, हरिजन सेवा समिति जैसे संगठन खड़े किए उन्होंने। ये वागड़ का गांधी उपाधि, ये बहुत कुछ कहती है ना? हाँ, ये दिखाती है कि कैसे गांधी जी के राष्ट्रीय विचार स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ढले। पांड्या जी ने गांधीवादी सिद्धांतों को आदिवासियों और दलितों के बीच जिंदा किया, उनके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की। ये संगठन सिर्फ कागज पर नहीं थे, ये जमीन पर काम कर रहे थे। बिल्कुल। और एक और बड़ा नाम है जमनालाल बजाज का। हाँ, बजाज जी सीकर के थे, बड़े उद्योगपति थे, लेकिन सब कुछ देश के लिए लगा दिया। गांधी जी उन्हें अपने 5वें बेटे की तरह मानते थे। सही। उन्हें 2 और उपाधियां मिली थी, गुलाम नंबर 4 और राजस्थान का भामाशाह। गुलाम नंबर 4, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, पहली बार सुने तो लगता है, लेकिन ये उनकी विनम्रता दिखाता है। वो कहते थे कि मैं पहला गुलाम भारत माता का,
दूसरा देशी राजाओं का, तीसरा सीकर का और चौथा तब जाके अपना खुद का हूं। अच्छा, ये मतलब था इसका। हाँ, और राजस्थान का भामाशाह इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में दिल खोलकर आर्थिक मदद दी, जैसे कभी भामाशाह ने महाराणा प्रताप की मदद की थी। सही। उन्होंने अंग्रेजों की दी राय बहादुर की उपाधि भी लौटा दी थी असहयोग आंदोलन के समय। हाँ, ये भी एक बड़ा कदम था। ये सिर्फ उपाधि लौटाना नहीं था, ये अंग्रेजी सत्ता को सीधी चुनौती थी उस वक्त। सही कहा। इसी कड़ी में सिरोही के गोकुल भाई भट्ट का भी नाम आता है, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। हाँ, भट्ट साहब। उन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। यहाँ एक पैटर्न दिखता है, नहीं? कैसा पैटर्न? जैसे भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी, गोकुल भाई भट्ट पूरे राजस्थान के गांधी। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि गांधी जी का प्रभाव कितना गहरा और व्यापक था कि अलग-अलग इलाकों के लोगों ने अपने नेताओं में उनका अक्स देखा और उन्हें वही सम्मान दिया। गांधीवादी और क्रांतिकारी धाराओं के साथ साथ राजस्थान में किसानों और आदिवासियों के भी बड़े आंदोलन हुए। ये लड़ाई सिर्फ शहरों की नहीं थी, गांवों और जंगलों तक फैली हुई थी। बिल्कुल। और यहाँ विजय सिंह पथिक का नाम सबसे पहले आता है। हाँ, पथिक जी। दिलचस्प बात यह है कि वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के थे। असली नाम भूप सिंह गुर्जर था। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, लेकिन राजस्थान उनकी कर्मभूमि बना। उन्हें भारत में किसान आंदोलनों का जनक माना जाता है। उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो शायद भारत का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन था। बिल्कुल, सबसे लंबा। सोचिए, लगभग 44 साल। 44 साल। और सिर्फ बिजोलिया ही नहीं, बेंगू किसान आंदोलन में भी उनकी अहम भूमिका थी। हाँ, बेंगू में भी। उन्होंने किसानों की आवाज उठाने के लिए राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान जैसे अखबार भी निकाले। ये अखबार बहुत महत्वपूर्ण थे ना? बहुत ज्यादा। पथिक जी की रणनीति कमाल की थी। उन्होंने स्थानीय किसान समस्या को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। उनके अखबार सिर्फ खबरें नहीं छापते थे, वे किसानों को संगठित करते थे, उनमें चेतना जगाते थे। बिजोलिया आंदोलन की सफलता ने साबित किया कि अहिंसक तरीके से भी बड़ी लड़ाइयां जीती जा सकती हैं। किसानों की तरह ही राजस्थान के आदिवासी भी अपने हकों के लिए लड़े। मोतीलाल तेजावत का नाम यहाँ बहुत अहम है। हाँ, तेजावत जी उदयपुर के कोलियारी गांव के थे। और भील आदिवासियों के बीच उन्हें आदिवासियों का मसीहा या प्यार से बाऊजी कहा जाता था। बिल्कुल। बाऊजी तेजावत जी ने एक ही आंदोलन चलाया, एक ही यानी एकता। उन्होंने भीलों को अंग्रेजी हुकूमत और स्थानीय जागीरदारों के शोषण के खिलाफ एकजुट किया। उनकी वो 21 मांगों वाली मेवाड़ पुकार बहुत प्रसिद्ध हुई थी ना? हाँ, मेवाड़ पुकार। वो एक पर्चा था जिसमें 21 मांगे थी। ये बहुत मशहूर हुआ। ये आदिवासियों के आत्मसम्मान और उनके अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बन गया। उन्होंने वनवासी संघ भी बनाया। और एक और नाम जो आदिवासी चेतना से जुड़ा है वो है गोविंद गिरी का। हाँ, गुरु गोविंद गिरी डूंगरपुर के थे। उन्होंने भी भीलों में समाज सुधार का काम किया और उन्होंने तो बहुत पहले 1883 में ही संप सभा बना ली थी। हाँ, संप सभा। संप सभा यानी एकता और भाईचारे का संगठन। लेकिन गोविंद गिरी और संप सभा के साथ एक बहुत दुखद घटना जुड़ी है, मानगढ़ हत्याकांड। हाँ, मानगढ़। 1913 में बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का सालाना जलसा हो रहा था। हजारों भील शांति से इकट्ठे हुए थे। और फिर? लेकिन अंग्रेजी और रियासती फौजों ने उन्हें घेरकर गोलियां चला दी। अंधाधुंध फायरिंग, सैकड़ों लोग मारे गए। इसे वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है। हाँ, कहते हैं। हालांकि ये जलियांवाला बाग से भी पहले हुआ था। ये बहुत दर्दनाक है और मानगढ़ की कहानी उतनी ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंची जितनी जलियांवाला बाग की। यही तो बात है। ये दिखाता है कि आदिवासी समाज का संघर्ष और उन पर हुए अत्याचार कितने भीषण थे। उनकी कहानियां अक्सर दब जाती हैं। बिल्कुल। और इन जन आंदोलनों के साथ ही राजस्थान की रियासतों में राजनीतिक चेतना जगाने और जिम्मेदार सरकार की मांग करने के लिए प्रजामंडल आंदोलन भी चल रहे थे। हाँ, प्रजामंडल आंदोलन मतलब रियासतों के अंदर ही जनता के हक के लिए बने संगठन। हाँ, और इसमें माणिक्यलाल वर्मा का बड़ा योगदान था। वर्मा जी वो खुद बिजौलिया के थे। हाँ, और किसान आंदोलन से गहरे जुड़े थे। हाँ। उनका लिखा पंछीड़ा गीत तो वो तो आंदोलनकारियों का जैसे राष्ट्रगान बन गया था उस इलाके में। हाँ, उन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन नाम से किताब भी लिखी, जिसमें रियासत की कमियों को उजागर किया। उन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की नींव रखी। वर्मा जी जैसे लोग किसान आंदोलनों और प्रजामंडल आंदोलनों के बीच एक पुल का काम कर रहे थे। हाँ, पंछीड़ा जैसे लोकगीतों के जरिए राजनीतिक संदेश आम लोगों तक पहुंचाना, ये उनकी खूबी थी।
प्रजामंडल आंदोलन सीधे तौर पर आजादी की मांग नहीं कर रहे थे शुरू में, बल्कि रियासतों के अंदर राजा के शासन में सुधार और जनता की भागीदारी चाहते थे। अच्छा, और जब राजनीतिक नेताओं की बात होती है तो जोधपुर के जय नारायण व्यास का जिक्र जरूर आता है। हाँ, व्यास जी लोकनायक। उन्हें कितने सारे उपनाम मिले थे, शेरे राजस्थान, लोकनायक, लक्कड़ और फक्कड़, धुन का धनी। ये उपनाम ही उनके व्यक्तित्व की कहानी कहते हैं। सही में शेरे राजस्थान उनकी निर्भीकता के लिए, लकड़ और फक्कड़ उनकी सादगी और बेबाकी के लिए, और धुन का धनी उनके दृढ़ निश्चय के लिए। वो राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री रहे जो मनोनीत भी हुए और बाद में चुनाव जीतकर निर्वाचित भी। अच्छा, ये दिलचस्प बात है। हाँ, ये दिखाता है कि राजस्थान बनने के शुरुआती दौर में उनकी कितनी अहमियत थी। उन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा बनाई और सबसे खास बात, राजस्थानी भाषा में पहला राजनीतिक अखबार निकाला, आंगीबाण। आंगीबाण मतलब आग की चिंगारी या तीर। सोचिए, अपनी भाषा में राजनीति की बात करना उस वक्त कितना जरूरी रहा होगा। बिल्कुल, आंगीबाण निकालना सिर्फ पत्रकारिता नहीं थी, ये भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करना था। व्यास जी का काम दिखाता है कि स्वतंत्रता सेनानी सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के लिए भी लड़ रहे थे। हाँ, उन्होंने अखंड भारत नाम से हिंदी दैनिक भी चलाया और लड़कियों की पढ़ाई के लिए जोधपुर में जय कन्या विद्यालय खोला। बहुआयामी व्यक्तित्व था उनका। इसी तरह हीरालाल शास्त्री जी का योगदान भी बहुत बड़ा है। जयपुर के पास जोबनेर के थे और राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बने। हाँ, शास्त्री जी। लेकिन उनका और उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री का सबसे बड़ा काम शायद शिक्षा के क्षेत्र में था, है ना? बिल्कुल। उन्होंने टोंक के निवाई में अपनी बेटी शांताबाई की याद में जीवन कुटीर नाम की संस्था शुरू की, जो आज देश की जानी मानी वनस्थली विद्यापीठ है। हाँ, खासकर महिला शिक्षा के लिए एक मिसाल है वनस्थली विद्यापीठ। आज भी शास्त्री जी और रत्ना जी की दूरदर्शिता का प्रतीक है वो। उनकी आत्मकथा का नाम भी बड़ा दिलचस्प है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। हाँ, काफी चर्चित रही वो। ये नेता सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं थे, ये समाज निर्माता भी थे। हमने कुछ प्रमुख नामों की बात की, लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसे नायक हैं जिनका जिक्र जरूरी है। हाँ, बहुत नाम है। जैसे जैसलमेर के सागरमल गोपा जी, जिन्होंने आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडा राज जैसी किताबें लिखीं और इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जेल में ही उन्हें मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। भयानक। गोपा जी की शहादत रियासतों के अंदर के उस भयानक सच को उजागर करती है। उनकी कलम शासकों को इतनी चुभी कि उन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। ये दिखाता है कि लिखना भी उस दौर में कितना बड़ा जोखिम था। और नागौर के बाल मुकुंद बिस्सा, हाँ, बिस्सा जी, जो जोधपुर जेल में राजनीतिक कैदियों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव और खराब खाने के खिलाफ भूख हड़ताल करते हुए शहीद हो गए। बिस्सा जी का बलिदान जेल के अंदर चल रहे प्रतिरोध का प्रतीक है। लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ी जा रही थी, बाहर भी और सलाखों के पीछे भी। और हमें 1857 की क्रांति के नायक अमरचंद भाटिया को भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं। जिन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। बीकानेर के थे, ग्वालियर में बस गए थे और उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की मदद के लिए दे दी थी। और अंग्रेजों ने उन्हें सरेआम फांसी दे दी थी। हाँ। अमरचंद भाटिया का जिक्र राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम को 1857 की क्रांति से जोड़ता है। ये लड़ाई अचानक शुरू नहीं हुई, इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। और भी कई नाम हैं। मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। हाँ, सुखाड़िया जी। दामोदर दास व्यास, जिन्हें राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं। पत्रकार कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी, डाबड़ा कांड के शहीद चुन्नीलाल शर्मा। सूची बहुत लंबी है। तो इस पूरी बातचीत से ये साफ है कि राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम किसी एक रंग का नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें क्रांति की ज्वाला थी, गांधी जी की अहिंसा थी, किसानों का संघर्ष था, आदिवासियों की हुंकार थी, कलम की ताकत थी और संगठनों की शक्ति थी। ये अनेक धाराओं का संगम था। और उसके लिए नींव रखी। सही कहा। हर इलाके ने, हर तबके ने इस महायज्ञ में अपनी आहुति दी। इन सब कहानियों को सुनने के बाद मन में एक सवाल उठता है, हम आज इन नायकों के त्याग और उनके आदर्शों को कैसे जिंदा रख सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। और क्या इतिहास के पन्नों में अब भी ऐसे कई गुमनाम नायक और नायिकाएं दबे पड़े हैं जिनकी कहानियां दुनिया के सामने आनी बाकी हैं? यकीनन होंगी। बहुत सी कहानियां भी अनकही हैं। शायद यही सवाल हमें अपने इतिहास को और गहराई से खंगालने की प्रेरणा दे।